हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। स्वागत है आपका एजुकेयर में। आज हम डिस्कस करेंगे 22 मई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 15 न्यूज़ को कवर किया गया है। सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, खासतौर पर आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए या आपके आने वाले एसबीआई पीओ और एसबीआई जूनियर एसोसिएट जिनके एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ये सेशन आपके लिए खास इसलिए भी बनता है क्योंकि देखिए आपको कंटेंट सबसे ज़्यादा मिलेगा अफेयर्स क्लाउड्स में, और जो स्टडी आईक्यू है वो एसएससी ओरिएंटेड है, और ऑलिव बोर्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बैंकिंग ओरिएंटेड, कंप्लीटली बैंकिंग ओरिएंटेड आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो सेशन है एजुकेयर का करंट अफेयर्स का, ये इन सभी कॉम्बिनेशन, ये सभी जो कंपनीज है इनके करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वालिटी 15 क्वेश्चंस लेकर आता है जो आपके केवल और केवल बैंकिंग ओरिएंटेड है, बैंकिंग एग्जाम ओरिएंटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके 80% कवर कर लेगा आपके करंट अफेयर्स को, 80% गारंटी के साथ 80% आपको कवर कर लेगा। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है 44th चेस ओलंपियाड 2022 विल बी हेल्ड इन इंडिया। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर इंडिया कि इंडिया में पहली बार होने जा रहा है 44th ओलंपियाड चेस टूर्नामेंट। ओलंपियाड चेस टूर्नामेंट, इसके लिए जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं फीडे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इसने ये अनाउंस किया है कि इंडिया 2022 का जो एडिशन है 44th उसको होस्ट करेगा। अब इंडिया की जो चेस फेडरेशन है, द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसने कहा ठीक है हम ऑर्गेनाइज करवा लेंगे, हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है, हम ऑर्गेनाइज करा लेंगे, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि हम किस राज्य में इसे ऑर्गेनाइज करवाएं। तो इसके लिए तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु ने कहा कि देखिए हमारे जो चेस के गेम के मामले में हमारे देश, हमारे राज्य से सबसे ज़्यादा प्लेयर्स आपको चेस में मिलेंगे। लगभग 80% प्लेयर्स तमिलनाडु से आपको मिलेंगे। हालांकि जो सब अभी रिसेंटली जो नॉर्वे के जो चेस के टॉप चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन है मैग्नस कार्लसन, उसको भी जो जिस प्लेयर ने हराया था वो भी तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु ये कह सकते हैं कि एक चेस का हब है, चेस के सबसे ज़्यादा प्लेयर आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। तो तमिलनाडु ने कहा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्लेयर है, हम इसे होस्ट करेंगे। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने कहा ठीक है आप इसे होस्ट कर लीजिए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि कौन सा राज्य ऑल इंडिया, कौन सा राज्य चेस ओलंपियाड 2020 होस्ट करने जा रहा है 44th? तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। कौन होस्ट करने जा रहा है? तमिलनाडु। तो इतना आप याद रखिए, तमिलनाडु से होस्ट करेगा। कब ये आयोजित होगा? जुलाई टू अगस्त के बीच में ये आयोजित होगा, और ये पहली बार आयोजित होने जा रहा है। इतना इसमें आप याद रखिए। चेस फीडे का आपका हेडक्वार्टर बता ही दिया, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। रिसेंटली कुछ गेम्स इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी न्यूज़ में थे। एक तो है थॉमस कप और एक है उबेर कप। थॉमस कप और एक है उबेर कप। ये रिसेंटली कहाँ आयोजित हुई? आपके लिए क्वेश्चन ये है, तो आंसर होगा थाईलैंड के बैंकॉक में। अच्छा, थॉमस कप किसने जीता? थॉमस कप जीता इंडिया ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इंडिया ने थॉमस कप जीता है, और ये मेन सेक्शन का है। अच्छा, वुमेन सेक्शन का होता है उबेर कप। उबेर कप किसने जीता? ये जो जीता है साउथ कोरिया ने। किसने जीता है? साउथ कोरिया ने। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये दोनों कप आप याद रखिए। अच्छा, अगला एक और आपको एक और याद दिलाता हूँ मैं। 24th समर डेफलिम्पिक्स कहाँ आयोजित हुआ? डेफलिम्पिक्स कहाँ आयोजित हुआ? रिसेंटली 24th समर डेफलिम्पिक्स कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था ब्राज़ील में, और इसे टॉप, इसकी जो मेडल लिस्ट है इसमें टॉप किसने किया था? तो ये यूक्रेन ने टॉप किया था, और इंडिया की रैंक थी 9th। तो ये याद रखिए साथ में। और रिसेंटली एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप ये फिलीपींस में आयोजित हुई थी। एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। अगली न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज। क्या है ये स्टार्टअप ब्रिज और कब लॉन्च हुआ, क्या लॉन्च हुआ? देखिए रिसेंटली एक समिट आयोजित हुई, इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट। ये समिट है कि इंडिया के और यूएई के ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया। इस इवेंट के दौरान पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ये भी मौजूद थे उस समय, उस मीटिंग में। और इन्होंने यूएई से कहा देखिए एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। समस्या ये है कि हमारे लिए स्टार्टअप तो काफ़ी है, स्टार्टअप की कमी नहीं है हमारे देश में, और लेकिन समस्या ये है कि इन स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की कमी है। तो यूएई ने कहा कि हमारे पास हम सेख है, हमारे पास काफ़ी पैसा है, हम आपको फंडिंग देंगे, लेकिन आप बदले में हमें टेक्नोलॉजी देंगे। तो ये यूएई ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी दोगे और हम आपको पेमेंट देंगे, पैसा देंगे, और इंडिया ने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्टार्टअप है, आप हमें फंडिंग दीजिए। और दोनों की ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बना एक ब्रिज जिसका नाम है इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज, जो स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे एक दूसरे के देश में। अब इसी इवेंट की एक थीम रखी गई थी कि थीम ये थी कि अनलीजिंग द गोल्डन ईरा।
अनलीजिंग द गोल्डन ईरा, जो आने वाला जो ईरा है उसको हम अनलीज कर रहे हैं, जो गोल्डन ईरा है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ये है अनलीजिंग द गोल्डन ईरा। तो ये इवेंट की थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। इवेंट का नाम क्या है? इंडिया UAE EPS इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट 2022, जिसे होस्ट किसने किया था, जिसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। तो ये आप याद रखिए, ब्रिज का नाम इंडियन UAE स्टार्टअप ब्रिज, जिसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली सी नेविगेशन चार्ट के मामले में इंडिया ने किस देश के साथ MOU साइन किया था? सी नेविगेशन चार्ट के मामले में, सी नेविगेशन चार्ट के लिए, जो कि सी नेविगेशन के मामले में लॉन्च किया गया पहला एक फर्स्ट एवर एक ट्रोपोलॉजी मेरीटाइम मैप है, जिसे लॉन्च किया था मालदीव के साथ मिलकर लॉन्च किया था। रिसेंटली फिनलैंड के साथ एक MOU साइन किया गया था, जिसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। ये फिनलैंड के साथ MOU साइन किया था। रिसेंटली एक स्काई ब्रिज न्यूज़ में था। ये पहला ब्रिज है जिसकी जो पहला फुट ब्रिज है जो 721 मीटर का है, यानी वर्ल्ड का सबसे लंबा ब्रिज है। वर्ल्ड का सबसे लंबा ब्रिज क्या नाम है? स्काई ब्रिज 721, जो कहाँ लोकेटेड है? चेक रिपब्लिक। कहाँ पर है? चेक रिपब्लिक में ये लोकेटेड है। ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न क्या? अगली न्यूज़, न्यू अमेंडमेंट्स इन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018। जो बायोफ्यूल पॉलिसी है जो लॉन्च कब की गई थी? 2018 में जो बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की गई थी। और इसे लॉन्च किसने किया था? हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंदर इसे लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसे हेड किया जाता है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल कब लॉन्च की गई थी? 2018। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि इस जो पॉलिसी, इसमें अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट क्या गया? एक मोटा अमेंडमेंट, जो मेन अमेंडमेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा खास आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते नहीं है। वो ये है कि इस पॉलिसी के दौरान ये अनाउंस किया गया था कि 2030 तक 2030 तक इंडिया 20% एथनॉल ब्लेंडिंग करेगा। कब तक? 2030 तक। लेकिन अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि पेट्रोल के प्राइसेस 7वें आसमान नहीं 8वें आसमान पर पहुंच रहे हैं और हमें इसे कम करने की ज़रूरत है। और आपको पता ही है एथनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग क्या करता है? पेट्रोल की प्राइसेस को कम करता है। इसमें एथनॉल मिला लेने से पेट्रोल का जो इंपोर्ट का बिल है वह कम बनता है, और ऐसे जो किसान है, जो भारत के देश के वासी है, उनको पेट्रोल का बर्डन कम होगा। तो ये एथनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग है, और इसकी डेडलाइन क्या रखी थी? 2030 के लिए। लेकिन अभी अमेंडमेंट करके इसे 2025 तक किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा कि आसमान के 7वें आसमान नहीं 8वें आसमान पर यह पहुंच रही है, और हमें इसे जल्दी से जल्दी पेट्रोल की प्राइसेस को कम करनी है, और टारगेट को 2030 से 2025 कर दिया। 2025 तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग करनी ही है। ये डेडलाइन निकाल दी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। अब एग्जामिनर को तो ये पता चल गया कि क्वेश्चन क्या फ्रेम हो रहा है, कि स्टूडेंट्स ने याद कर लिया है कि 20% एथनॉल ब्लेंडिंग कब तक? 2025 तक। ठीक है, स्टूडेंट्स ये याद करके चले जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं पूछकर ये पूछ लेगा कि एथनॉल का फॉर्मूला क्या है। एथनॉल का फॉर्मूला क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप सर्च करके बताइए कि एथनॉल का फॉर्मूला क्या है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन टू मशीन। रिसेंटली देखिए, हमारे देश की जो टेलीमेटिक्स टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च करती है वो जो अपेक्स इस रिसर्च के मामले में टेलीकम्युनिकेशन में अब जो रिसर्च होती है इसके मामले में टॉप अथॉरिटी कौन है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ MOU साइन किया? वोडाफोन आइडिया के साथ। उसने कहा कि देखिए वोडाफोन आइडिया आपको देश में कुछ हो तो रहा ही नहीं है, एयरटेल और आइडिया ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। एक काम कीजिए, आपके साथ हम MOU साइन करते हैं और आपको भी फ़ायदा होगा और हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या साइन किया है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन टू मशीन के लिए। किसके साथ? वोडाफोन आइडिया के साथ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है? जैसे आपका सिस्टम में इसमें इंटरनेट चल रहा है, तो ये जो इंटरनेट चल रहा है वो कुछ ना कुछ इसमें लगा हुआ है,
वो जो चीज़ लगी हुई है, वो जो थिंग लगी हुई है, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसके मामले में एमओयू साइन किया गया। और ये मशीन टू मशीन क्या होती है? देखिए, एक है वेंडिंग मशीन, फॉर एग्जांपल ये है वेंडिंग मशीन और यहाँ पर वेंडिंग मशीन का ओनर। वेंडिंग मशीन में कुछ प्रोडक्ट की कमी हो गई, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई। ऐसा तो है नहीं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे एक एम्प्लॉय अपॉइंट कर दे और वो ध्यान रखता रहे कि कौन सा खत्म प्रोडक्ट हो जाए, कौन सा बताते रहे। ऐसा नहीं होकर ये मशीन जैसे प्रोडक्ट खत्म होगा, ये ओनर को, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन दे देगा कि वेंडिंग मशीन में ये वाला प्रोडक्ट कम हो गया है। तो इस मशीन को इस मशीन से कनेक्ट करने का जो काम हो रहा है वो होता है मशीन टू मशीन। तो इस टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मामले में सी डॉट ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? वोडाफोन आइडिया के साथ। किसके साथ? वोडाफोन आइडिया के साथ। सिंपल ये याद रख लीजिए, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि रिसेंटली सी डॉट ने किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है इन द कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन टू मशीन। तो आंसर क्या होगा? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया, इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली सी डॉट न्यूज़ में था, क्योंकि सी डॉट ने अभी रिसेंटली किसके साथ एमओयू साइन किया था? इंडियन रेलवे के साथ। इंडियन रेलवे के साथ साइन किया था 2100 करोड़ रुपए की साझेदारी की थी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। कौन सी सर्विसेज? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए 2100 करोड़ रुपए की डील की थी। और रिसेंटली इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंट यानी रेलटेल के साथ भी एमओयू साइन किया था। ये एमओयू किस मामले में साइन किया था? ये साइन किया था पीएम वानी लॉन्च करने के लिए, जो एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी उस मामले में। देखिए, पीएम वानी लॉन्च की गई रेलटेल के द्वारा, ठीक है। और पीएम वानी यानी हर जो रेलवे स्टेशन होंगे, जो शुरुआती फेज़ में 100 रेलवे स्टेशन को चूज़ किया गया, वहाँ पे फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराई जाएगी पीएम वानी स्कीम के तहत रेलटेल के द्वारा। लेकिन ये जो वाईफाई प्रोवाइड कराई जा रही है, इसमें जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, वह एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाएगी? सी डॉट के द्वारा। तो ये भी आप पैरेलल याद करते हुए चलिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन न्यूज़। कैपिटल गुड्स स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिटल गुड्स स्कीम रिसेंटली वाज इन न्यूज़, आपको ये बताना है कि किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। तो हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और इसे हेड किसके द्वारा किया जाता है? महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा इसे हेड किया जाता है। अब ये स्कीम समझने की ज़रूरत है कि कैपिटल गुड्स स्कीम क्या होती है। कैपिटल अलग चीज़ होगी यानी इन्वेस्टमेंट, गुड्स हो गए यानी चीज़ें। तो कैपिटल को और गुड्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लॉन्च की गई। अब गुड्स में क्या शामिल है? गुड्स में शामिल है कॉमन टेक्नोलॉजीज़ और कैपिटल में क्या शामिल है? इन्वेस्टमेंट। ये तो चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हैवी इंडस्ट्री ने ये एमओयू साइन किया, ये स्कीम लॉन्च की है। कॉमन टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है? जैसे आपका सेल फोन है, जैसे ड्रोन है, ये कॉमन टेक्नोलॉजी। इसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, यानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें ग्रोथ मिल सके, इस चीज़ के लिए स्कीम लॉन्च की गई। साथ ही इन चीज़ों में जो कॉमन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स है, मोबाइल सेल फोन्स है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इस चीज़ के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। तो ओवरऑल 2 चीज़ों के लिए स्कीम लॉन्च की गई। कैपिटल गुड्स स्कीम यानी कॉमन टेक्नोलॉजीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए और इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, ताकि इस जो टेक्नोलॉजी है इसको अपग्रेड किया जाए, टेक्नोलॉजी के मामले में स्किल प्रोवाइड कराई जा सके और साथ ही मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, ये पर्पज़ है इस कैपिटल गुड्स स्कीम का। तो ये याद रखिए। अभी न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैज साइंड एमओयू विद नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन NRDC, इसके साथ एमओयू साइन किया है ताकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस स्कीम का वो स्मूथली इम्प्लीमेंट हो सके। इसके लिए NRDC के साथ एमओयू साइन किया गया था। इतना आपको याद हुआ। अभी रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, इसके जो एडिशनल सेक्रेटरी है वो न्यूज़ में थे। है कौन एडिशनल सेक्रेटरी? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को रिसेंटली CBSE के चेयरमैन बनाए गए हैं। CBSE के चेयरमैन किन्हें बनाया गया? निधि छिब्बर को। और निधि छिब्बर है कौन? निधि छिब्बर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ में क्या, कौन सी पोस्ट पर? एडिशनल सेक्रेटरी के रूप पर यह कार्यरत है। इतना आप इस न्यूज़ में याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं कि डॉक्टर बिबेक डिब्रॉय रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द इनइक्वलिटी इन इंडिया। डॉक्टर बिबेक डिब्रॉय द्वारा रिलीज़ की गई।
क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि रिसेंटली द स्टेट ऑफ द इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय हुम, तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक दिब्रॉय। और डॉक्टर विवेक दिब्रॉय है कौन, ये है चेयरमैन है किस कमेटी के, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो डिसीजन लेते नहीं है डायरेक्टली इकोनॉमिक से रिलेटेड, इतनी उनको नॉलेज नहीं है, उनको लीडरशिप की नॉलेज है, तो इकोनॉमिक की नॉलेज कहाँ से मिलेगी, इस कमेटी के द्वारा, इसके द्वारा ये इकोनॉमिक की रिलेज वो नॉलेज मिलेगी। और इसे चेयरमैन, इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर विवेक दिब्रॉय। और डॉक्टर विवेक दिब्रॉय ने ही द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दर्शाया क्या है, इस रिपोर्ट में ये बताया कि हमारे हेल्थ के मामले में कितनी इनइक्वालिटीज़ है, एजुकेशन के मामले में कितनी इनइक्वालिटीज़ है, हाउस होल्ड के मामले में कितनी है, और लेबर मार्केट में कितनी है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताएगी। और ये जितना भी डेटा इसमें बताया गया ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, वो है कि एज पर द रिपोर्ट इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बढ़ रही है। तो 2019-2020 की बात करें तो 4.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर पर दर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 500 में से 5 नए बेरोजगार आ रहे हैं इस देश में, 100 में से हर साल नए 5 बेरोजगार आ रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो याद रखिए 4.8% रिलीज किसके द्वारा की गई है, डॉक्टर विवेक दिब्रॉय के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, जो आपको फिर से मैं रिवाइज कराना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई थी 36th माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट ये रिलीज किसके द्वारा की गई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज की गई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताइए कि सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा किस देश ने कमाया है, तो आंसर बनेगा इंडिया ने। तो इंडिया ने कितना रुपए, कितना अमाउंट, $89.4 बिलियन, $89.4 बिलियन। तो इतना आप इसमें याद रखिए। रिसेंटली NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही फ्रेम होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी, आंसर है 2.0। और इससे पहले ये 4 में कितनी थी, 2.2, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हुई है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये रेट भी आप याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़, रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार डेथ रेट क्या रही, क्या बढ़ रही है, या डेथ रेट या इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, तो डेथ रेट बढ़ रही है। कितना परसेंट बढ़ रही है, 6.2%। 6.2% हर साल डेथ रेट बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा डेथ रेट किस राज्य में बढ़ रही है, तो आंसर होगा बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा डेथ रेट बढ़ रही है। अच्छा, बर्थ रेट क्या घट रही है या कम बढ़ रही है, तो आंसर होगा घट रही है, बर्थ रेट कम हो रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो उसमें भी 2.2 से 2.0 आ गया है, 2.0 आ गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भी बर्थ रेट कम हो रही है। कितना परसेंट कम हो रही है, 2.4%। 2.4% हर साल 2.4% बर्थ रेट कम हो रही है। और सबसे ज़्यादा, लेकिन एक लक्षद्वीप यूटी है, ये ऐसे ओनली यूटी है जिसमें बर्थ रेट बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, कितनी प्रतिशत बढ़ रही है, ये आपको बताना है। ये मैंने रिसेंटली आपको बताई थी। बाकी इतनी खास इंपॉर्टेंट बनती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप जरूर उस न्यूज़ में जाइए और पता कीजिए। रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडिया, बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडिया। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताइए कि 2025 तक कितने कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। ये आंकड़ा है ICMR के द्वारा रिलीज़ किया गया। कितने पेशेंट हो जाएंगे 2025 तक, आंसर है 29.8 मिलियन, 29.8 मिलियन। अच्छा, सबसे ज़्यादा कैंसर के किस कैटेगरी के पाए जाते हैं, लंग कैंसर, इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री हेडेड बाय मनसुख मांडविया इन इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विथ जॉर्डन। जॉर्डन क्या है, एक गल्फ कंट्री है, एक एशियन कंट्री है, मैप में देख सकते हैं। ये रहा जॉर्डन, जो कि बिल्कुल इजराइल की बॉर्डर टच करता है, सर्बिया की, इराक की, और यहाँ सऊदी अरबिया की बॉर्डर टच करता है। तो रिसेंटली मनसुख मांडविया, यहाँ है मनसुख मांडविया, और इन्होंने ट्रेवलिंग करके कहाँ पहुँची, ये पहुँचे जॉर्डन। जॉर्डन क्यों पहुँचे, क्योंकि इंडिया के पास शॉर्टेज चल रही है फर्टिलाइज़र की। किसकी शॉर्टेज चल रही है, फर्टिलाइज़र की, और फर्टिलाइज़र के लिए ही जॉर्डन गए। अच्छा, जॉर्डन ही क्यों गए, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंडिया को देता है। इंडिया सबसे ज़्यादा खरीदता नहीं है जॉर्डन से,
जॉर्डन सबसे ज़्यादा इंडिया को देता है। यानी अगर जॉर्डन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जॉर्डन किस देश को करता है, तो इंडिया आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र किस देश से इंपोर्ट करता है, तो हमारा आंसर होगा चाइना। इंडिया चाइना से सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र खरीदता है, लेकिन जॉर्डन का सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट इंडिया को होता है। तो एक जॉर्डन के जो हो सकता है, जॉर्डन की फर्टिलाइज़र में क्वालिटी है, इसलिए इंडिया परचेज कर रहा है। तो इसी के मामले में, और ये भी हो सकता है कि हम चाइना पे इंडिपेंडेंस कम से कम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर जॉर्डन गए, जॉर्डन पे वहाँ पे जाके एमओयू साइन किए कि हमें फर्टिलाइज़र और चाहिए। तो जॉर्डन ने खुश होकर ना केवल फर्टिलाइज़र के लिए बल्कि एग्रीकल्चर और हेल्थ के लिए भी उन्होंने एमओयू साइन कर दिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया किस देश में विजिट करके आए जहाँ पे फर्टिलाइज़र के मामले में इन्होंने एमओयू साइन किए, तो फिर आंसर होगा जॉर्डन। क्या आंसर होगा, जॉर्डन। जॉर्डन एक एशियन कंट्री है, यानी गल्फ कंट्रीज़ में आती है, और जॉर्डन की जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल है अमन। अमन इसकी कैपिटल है और दिनार यहाँ की करेंसी है, दिनार यहाँ की करेंसी है। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल। नेवल एंटी शिप मिसाइल, ये समझ लीजिए दूसरे विदेशी शत्रु की जो मिसाइल होती है, जो शत्रु की जो शिप होती है, उसको डायरेक्ट अटैक करने वाली जो मिसाइल होती है वो होती है एंटी शिप मिसाइल, डायरेक्ट फायर करेगी। अच्छा, ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा बनाई गई पहली एंटी शिप मिसाइल रिसेंटली किसके द्वारा टेस्ट फायर की गई। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आंसर बनेगा इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह बनती है कि ये फर्स्ट इंडिजीनियस तो है ही, साथ में ये पहली ऐसी मिसाइल है जिसे हवा में लॉन्च किया गया, एयर लॉन्च्ड, ये पहली इंडिजीनियस मिसाइल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, एयर लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, एंड डीआरडीओ लॉन्च्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर होगा इंडियन नेवी के साथ लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियस डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल एट विच पैलेस, कहाँ से इसे लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा बालासोर विच इज़ इन ओडिशा। बालासोर से इसे टेस्ट फायर किया गया, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है किसकी, डीआरडीओ की। क्या इतना क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पे जाने से पहले एक प्रश्न आपसे कि रिसेंटली फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर वाज रिलीज्ड, आपको बताना उसका नाम क्या है। उसका नाम है INS विक्रांत उसका नाम है, और रिसेंटली इसे अनवील्ड किया गया और नेवी को दिया गया इन मई 2022 में इंडियन नेवी को सौंपा गया। अगला प्रश्न, 75 स्टूडेंट्स सैटेलाइट यूनिटीसैट इज लॉन्च, इट्स शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन 2022। इसी साल यूनिटीसैट को लॉन्च किया जाएगा। यूनिटीसैट क्या है? देखिए, इसरो हर आज़ादी का अमृत महोत्सव हर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसी के साथ इसरो ने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की ठानी, और इसी में इसरो ने खुद की एक सैटेलाइट बनाई जिसका नाम है आज़ादी सेट, और साथ में पूरे देश भर से 75 स्टूडेंट्स को उठाया, यानी स्टूडेंट्स की एक कंबाइंड एक सैटेलाइट तैयार करवाई गई। और ये जो 75 स्टूडेंट्स है ये पूरे देश भर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, IIM कानपुर, या फिर IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT मद्रास, इन सभी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ से 75 स्टूडेंट्स को उठाया गया और उन्होंने एक सैटेलाइट विकसित की जिसका नाम है यूनिटीसैट। क्या नाम उस सैटेलाइट का? यूनिटीसैट। और इसी को लॉन्च कौन करेगा? इसरो इसे लॉन्च करेगा। इसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसे लॉन्च कहाँ लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? ये होती है 1000 तक की डिस्टेंस होती है पृथ्वी से, अर्थ से 1000 की जो दूरी होती है अर्थ के सरफेस से, वो होती है लो अर्थ ऑर्बिट, और यहीं पे इसे लॉन्च किया जाएगा। तो आप याद रखिए कि आज़ादी सेट और यूनिटी सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा, और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इस यूनिटी सेट का पर्पज़ क्या है? ये जो यूनिटी सेट है ये क्या करेगी कि जो
स्पेस है, स्पेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रमोट करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रमोट करेगी कहाँ पे? स्पेस में। यानी स्पेस को अर्थ से डायरेक्ट कनेक्ट करने का काम करेगी इंटरनेट से ये सैटेलाइट्स। सो याद रखिए, यूनिटी सेट किसके द्वारा डेवलप की गई? 75 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओवर द इंडिया एंड आज़ादी सेट वाज डेवलप्ड बाय इसरो इटसेल्फ। सो रिमेंबर, रिसेंटली इसरो की बात करें तो इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है वीनस। जिसका नाम क्या है? वीनस। ये वीनस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। और ये वीनस का टारगेट रखा गया है 2024 तक। 2024 तक वीनस के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा मिशन इसरो के द्वारा। और गगनयान मिशन की क्या डेडलाइन है? 2023, पहला ह्यूमन बेस्ड। अगली न्यूज़, रिसेंटली जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजिंग इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल। फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल। बर्ड फेस्टिवल को कंजर्व करने की काफ़ी आवश्यकता है और इसी के लिए न केवल जम्मू कश्मीर बाकी और भी कई देश, कई राज्य बढ़ चढ़कर इनको बचाने के लिए आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि देखिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, आपको कल ही मैंने बताई कि एक रिपोर्ट आई थी कि जो टोटल स्पीसीज़ है बर्ड्स की, उसकी 48% बर्ड स्पीसीज़ सिर्फ विलुप्त होने के कगार पर जा रही है, विलुप्त होने की ओर जा रही है। यानी अगर 100 प्रकार के पक्षी रहते हैं तो 48 पक्षी तो ये समझ लीजिए कुछ ही सालों में विलुप्त हो जाएंगे। और जो 52 बचे इनमें भी कई विलुप्त तो नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी कमी कहीं ना कहीं उनकी रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो मोर देन 50% जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वह ख़त्म होने जा रही है। तो ये एक हमारी जो इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट का, इसके लिए काफ़ी नेगेटिव बात है। और इसी चीज़ के ध्यान रखते हुए बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। इस फेस्टिवल का पर्पज़ रहेगा कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको ये बताया जाएगा कि जो बर्ड से कितने इंपॉर्टेंट है, और साथ ही अपनी जो लाइवलीहुड उनको चेंज कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं कि बर्ड्स का शिकार करके उनको खाते हैं। तो अभी खाने के कई अल्टरनेट सोर्स आ चुके हैं। तो अब पहला का टाइम अलग था, पहले काफ़ी इतने सोर्सेज नहीं थे तो वो बर्ड्स को खाया करते थे, लेकिन अब इन्हें रोकने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बचाना काफ़ी ज़रूरत है। और आप अपने लाइवलीहुड को चेंज कीजिए, अपने रिसोर्सेज को चेंज कीजिए और बर्ड्स का शिकार करना कम कीजिए। और काफ़ी कुछ इस फेस्टिवल में काफ़ी कुछ अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। तो याद रखिए, फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो एक तो दच्चीगम में आयोजित होगा और एक पहलगाम में आयोजित होगा। पहलगाम और दाचीगम, ये 2 प्लेसेस है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे ये फेस्टिवल आयोजित होगा। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर 2 डिवीज़न है, इसमें असेंबली सीट्स को बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। तो ये आप याद रखिए, जम्मू में 47 और जम्मू में 43 एंड कश्मीर में 47, इतनी सीट्स को बढ़ाकर कर दिया है। और पहले 83 सीट्स थी, अब 90 हो गई है। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने पहला फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज़ करवाया श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर का पहला फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर में आयोजित हुआ। और श्रीनगर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक विलेज है जिसका नाम है विलेज पल्ली। जो विलेज पल्ली की जो पंचायत है वह पहली देश की पंचायत बन गई है जो जीरो कार्बन प्रोड्यूसर है, यानी फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है विलेज पल्ली। इतना याद रखिए। रिसेंटली जन निगरानी एप्लीकेशन भी जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट है, यह पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां पर सेहत स्कीम को 100% हाउस होल्ड्स में अप्लाई कर दिया गया है। सेहत स्कीम को 100% अप्लाई करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? सांबा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। इतना आप याद रखिए। जम्मू कश्मीर एक बार और न्यूज़ में है कि जम्मू एंड कश्मीर ने क्या लॉन्च किया है? अथवास इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय होम। तो विच स्टेट? तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। फॉर रेजुविनेशन ऑफ डल लेक, यानी डल लेक की सफाई। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि डल लेक जो गंदी हो चुकी है उसे सफाई करने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है, अथवास इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय जम्मू कश्मीर टू रिफ्रेश डल लेक। इतना समझ में आ गया। और इसे लॉन्च किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। प्लस ना केवल मनोज सिन्हा, इसमें लोकल पीपल भी काफ़ी इन्वॉल्व है क्योंकि अकेली सरकार सफाई नहीं कर सकती, लोगों को खुद को आना ही होगा। ऐसा ही गंगा में आप देख सकते हैं सरकार काफ़ी एफर्ट्स कर रही लेकिन नहीं कर पा रही। लोगों को खुद आना होगा, लोगों को खुद हेल्प करनी होगी, तब सफाई पॉसिबल होगी। और ये जो डल लेक है यहाँ कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और डल लेक रामसर साइट भी है,
ये भी आप याद रखिए। डल लेक को जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है इसके ज्वेल भी कहा जाता है, ज्वेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष महोत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली। सिंपल प्रश्न ये पूछा जाएगा कि उत्कर्ष महोत्सव रिसेंटली किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो आंसर होगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। इसमें एक चीज़ और याद रखिए, मेन जो ऑर्गेनाइजर थी वो तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इसके साथ में श्री लाल बहादुर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। साथ में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि तिरुपति में है, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन मेन जो यूनिवर्सिटी है वह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है और इसी ने उत्कर्ष महोत्सव ऑर्गेनाइज करवाया। उत्कर्ष का क्या मतलब होता है? उत्कर्ष का मतलब होता है फ्लरिशिंग, उभरना, या फिर इसे कह सकते हैं ग्रेटनेस। देखिए हो क्या रहा है अभी रिसेंटली, हो ये रहा है कि संस्कृत जो भाषा है उसको हम भूलते जा रहे हैं, जबकि ये ऐसी भाषा है कि सबसे पुरानी, जितनी भी भाषाएं हैं पूरे विश्व भर में सबसे पुरानी भाषा संस्कृत को माना जाता है और इस संस्कृत भाषा को भूले जा रहे हैं। अब इसी की अवेयरनेसता बढ़ाने के लिए, इसी की महत्वता, इसके जो कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, इसी सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये महोत्सव ऑर्गेनाइज करवाया गया सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप ये देख सकते हैं बैनर में सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि संस्कृत जो भाषा है इसको प्रमोट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया। सिंपल इतना ही याद रखिए। संस्कृत भाषा की बात करें तो टोटल जो 22 लैंग्वेजेस है एट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें से एक लैंग्वेज है संस्कृत भाषा, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, was taken charge as a chairman and managing director of HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बन गए? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो आंसर होगा डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी, इतना आप याद रखिए। ये इनकी क्वालिफिकेशन है, जस्ट मगअप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि रिसेंट में हुए थे, कि पहला 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए? CEC, तो आंसर बनेगा राजीव कुमार। और राजीव कुमार अभी प्रेजेंट में क्या थे? तो ये थे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इतना याद रखिए, राजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड 25th ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और रिसेंटली CIA कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयर प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, जो कि एक साल 2022-2023 के लिए अपॉइंट किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, संजीव बजाज। किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, संजीव बजाज और राजीव कुमार, दोनों में से एक। अगला प्रश्न, रोमैन रोलैंड बुक प्राइज इज गिवन टू फ्रेंच नोवेल जिसका नाम है मेरुसोल्ट कॉन्ट्रे इनक्विटे। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नाम रखने की जो जरूरत है वो है द मारसोल्ट इन्वेस्टिगेशन जो बुक है, ये जो नोवेल है इसे रोमन रोलैंड बुक प्राइज दिया गया। ये प्राइज़ क्या ऑथर को दिया गया है? नहीं, ये जो अवार्ड है ये दिया गया है बंगाली ट्रांसलेटर, यानी इस बुक को जो बंगाली में ट्रांसलेट किया था उसे ये अवार्ड दिया गया है और उनका नाम है त्रिनंजन चक्रवर्ती। इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया, जो कि एक बंगाली ट्रांसलेटर है, और इन्होंने मारुसोल्ट कॉन्ट्रे इक्विटे को ट्रांसलेट किया था फ्रेंच लैंग्वेज से, किसमें? बंगाली लैंग्वेज में। तो ये आप याद रखिए, अवार्ड किन्हें दिया गया है? त्रिनंजन चक्रवर्ती को दिया गया है रोमैन रोलैंड बुक प्राइज। और किस बुक के लिए? द मारुसोल्ट इन्वेस्टिगेशन, मेरुसोल्ट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसके ऑथर कौन थे? तो ये भी याद रखिए, कैमेल ड्यूड। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, लीजेंडरी म्यूजिशियन एंड संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली पंडित शिव कुमार शर्मा इज पास्ड अवे, ही प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो आंसर होगा संतूर। तो ये संतूर प्लेयर थे और इन्हीं का रिसेंटली निधन हो गया।
और प्रश्न ये पूछा भी जा सकता है कि इन्हें पद्म विभूषण किस साल में दिया गया, तो 2001 में इन्हें दिया गया था, और पद्मश्री दिया गया था 1991 में। और ये बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, यानी ये जम्मू से बिलोंग करते हैं। तो ये था आज का 22 मई का करंट अफेयर्स। कैसा लगा सेशन? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले 23 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।